Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter number 7 of class 7. The name of the chapter is transportation in animals and plants. Animal और plants में transportation किस तरीके से होता है, क्या होता है transportation? जब कोई एनिमल फूड लेता है तो पूरी बॉडी के अंदर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, या प्लांट भी जब अपना फूड तैयार कर लेता है तो वो फूड पूरे प्लांट्स के पास किस तरीके से जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. सो लेट्स स्टार्ट टू दिस चैप्टर. इसमें देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन. प्लांट कंटेन्स, in this case of transportation plants, the biggest constraint is water, as it ends up being a limiting factor in growth. To overcome this problem, trees and other plants have to perfect system for the absorption and translocation of water. जब कभी ग्रोथ में अगर वाटर नहीं होता है तो लिमिटेड वाटर होता है तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है. तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, सब अपने अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन या वाटर का एब्जॉर्प्शन करके उस चीज़ को मतलब दूसरी तरफ भी पहुंचाया जा सकता है, कोई जिससे कि वो प्रॉब्लम है वो दूर की जा सकती है. तो प्लांट्स कंटेन अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कंडक्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. तो प्लांट्स इसके लिए क्या रखते हैं, प्लांट्स अपने पूरे बॉडी को, प्लांट्स के अंदर पूरे पार्ट्स में फूड और वाटर मटेरियल्स चला जाए, इसके लिए प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं. जाइलम क्या काम करता है, वाटर मिनरल्स को पूरे प्लांट से पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम जो फूड तैयार करता है प्लांट उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम करता है. ठीक है, तो इस तरीके से हर एक के अंदर अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं, अपने अपने पार्ट्स होते हैं अपने फूड और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. In order to understand the process of transportation in plants, you should be familiar with the following terms. अब वो ट्रांसपोर्टेशन होता किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह वो चीज़ ट्रांसपोर्ट हो जाती है. तो इसके लिए हमें पहले छोटे छोटे टर्म समझने पड़ेंगे, तब वो एक भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, जिसमें कि सबसे पहले आता है डिफ्यूज़न. तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, मोलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होता है ग्रेटर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है. ठीक है, तो मोलिक्यूल का मूवमेंट्स होता है ग्रेटर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो उसको डिफ्यूजन बोला जाता है. ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें वाटर मोलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन बीच में एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है और वो तब तक जाना होता है जब तक कि दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन नहीं हो जाता. ठीक है, यानी कि इसमें एक ऐसे बीच में एक सेमी परमीबल इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वो जो भी होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस वाटर मॉलिक्यूल्स वो जाते हैं. इम्बिबिशन में क्या होता है, द फिनोमिनोन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. वाटर को एब्जॉर्ब करने की फिनोमिनोन जब लिविंग में होती है, लिविंग और डेड टिश्यू में प्लांट्स के होती है, व्हेन सोक्ड इन वाटर इज कॉल्ड इम्बिबिशन. और वाटर में वो सोक्ड कर लिया जाता है तो उसको इम्बिबिशन बोला जाता है. ठीक है, यानी कि वाटर के एब्जॉर्प्शन करने का फिनोमिनोन, यानी कि वाटर के एब्जॉर्प्शन करने की घटना दोनों में, लिविंग या डेड टिश्यू दोनों में जब होती है प्लांट्स के, तो तब वो वाटर में जब सोक्ड होता है तो उसको इम्बिबिशन बोला जाता है. नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. ट्यूब्स का किस तरीके का नेटवर्क होता है, तो प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट एवरीवेयर इन प्लांट्स बॉडी. तो ट्यूब्स का जो नेटवर्क होता है प्लांट्स की पूरी बॉडी के अंदर होता है, और ये ट्यूब्स हेल्प करती हैं वाटर को सेंडिंग करने में और मिनरल साल्ट्स को भी लीव्स को भेजने में हेल्प करती हैं, और वहाँ से जो फूड तैयार करती है लीव्स उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. तो ये जो ट्यूब्स होती हैं, तो दीज ट्यूब्स आर ग्रुप्ड इनटू जाइलम एंड फ्लोएम. जो जाइलम और फ्लोएम में दो तरीके की ट्यूब्स होती हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाइलम के बारे में. The tube which carries water and minerals from the roots to the leaves of the plant is called xylem. तो यानी कि वो ट्यूब जो कि रूट से वाटर मिनरल को ले जाकर प्लांट्स के अंदर पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती है, is called xylem. And these are made up of dead cells. डेड सेल्स की बनी हुई होती है और वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं. मिनरल सॉल्ट्स, केवल मिनरल सॉल्ट्स और वाटर को ही ये ट्रांसपोर्ट करती हैं ऊपर की तरफ, सिर्फ ऊपर की डायरेक्शन में ये जाती है, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि नीचे से सॉइल से वो वाटर मिनरल्स लेती है और फिर उसको ऊपर की तरफ भेजती है. तो जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. जाइलम टिश्यू हैज ट्रैकिड्स. जाइलम के पास और भी एलिमेंट्स होते हैं, और भी जाइलम के पास और भी ट्यूब्स होती हैं, जैसे कि एक ट्रैकिड्स होता है और एक वेसल एलिमेंट्स होता है जो कि इसमें हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोएम.
तो फ्लोएम क्या काम करता है, तो ट्यूब्स विच ट्रांसपोर्ट शुगर मेड बाय फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू ग्रोइंग एरिया ऑफ द प्लांट एंड फूड स्टोरेज एरिया इज कॉल्ड फ्लोएम। जो खाना बन जाता है लीव्स के पास फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, जो खाना वो बनाती हैं, तो उस खाने को जो ट्यूब लेकर जाती हैं बॉडी प्लांट्स के अदर पार्ट्स के पास, तो वो ट्यूब फ्लोएम कहलाते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम क्या रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स के, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, लीव से एमिनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसलोकेट करती है फ्लोएम। और फ्लो इज बाई डायरेक्शनल, जाइलम का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है जाने का वो बाई डायरेक्शन होता है, यानी कि ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। क्यों? क्योंकि जो लीव्स होती हैं हमारी, वो लीव्स यहाँ मिड में होती हैं, तो कुछ खाना ऊपर भी जाना पड़ता है और कुछ खाना नीचे भी भेजना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए वो बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट मूव्स अप एंड डाउन द स्टेम, फ्लोएम ऑक्यूपाइज द एजेस ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स। फ्लोएम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं। ठीक है, फूड मूवमेंट इन द फ्लोएम occurs due to a pressure flow mechanism. The difference in the osmotic pressure helping the movement of food from the area of high concentration to areas of low concentration. तो इस खाने को भेजने के लिए एक प्रेशर लगता है, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर में कैसा मूवमेंट होता है, हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ इसका फूड का मूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, यानी कि वाटर मिनरल सॉल्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो प्लांट रूट टेक इन वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट हेयर टेक्स इन वाटर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की हेल्प से जब प्लांट की रूट वाटर और मिनरल सॉइल से ले लेती है, तब वो ले जाया जाता है। ठीक है, वाटर एंटरिंग रूट है, वाटर क्या करता है, जब रूट कौन से प्रेशर, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की हेल्प से जब वाटर अंदर ले लिया जाता है रूट हेयर की हेल्प से, तब वो वाटर रूट हेयर से होता हुआ आगे की तरफ, रूट से आगे की तरफ चलता है और एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचता चला जाता है। तो इसके लिए कौन हेल्प करती है, रूट में जाइलम वेसल्स होती हैं जो कि इस काम को करती हैं। वाटर फ्लोज इनटू रूट जाइलम वेसल्स विद सफिशिएंट फोर्स टू पुश इट अप इनटू द जाइलम स्टेम जाइलम। वाटर रूट जाइलम वेसल्स के अंदर फ्लो होता है और उसमें एक सफिशिएंट पुश लगता है, एक ऐसा धक्का सा उसमें उसको धकेला जाता है वाटर को, जब नीचे से ऊपर वो जाता है तो वो स्टेम के पास जाता है, फिर स्टेम जाइलम के पास वो आ जाता है। ठीक है, फिर स्टेम जाइलम ट्यूब्स कनेक्टेड हो जाती हैं किससे, प्लांट की लीव से, और एक कंटिन्यूअस पाइप सेल्स वो बना देती हैं। तो इस तरीके से पाइप इस तरीके से बन जाता है, तो एक से दूसरे पर प्रेशर डल रहा है, दूसरे से फिर नेक्स्ट वाली सेल्स पर प्रेशर डल रहा है। तो ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के प्रेशर से ये एक सेल से दूसरे सेल में वाटर मिनरल्स जाते हैं। और ये दिस वाटर, अब ये जो वाटर लीव्स तक आ गया है, अब ये वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन चीज़ों की नीड होती है। तो इस तरीके से वाटर अब जब लीव के पास पहुंच जाता है तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। तो मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द सॉइल। मिनरल्स कहाँ होते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, लेकिन रूट हेयर उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती है। रूट हेयर मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के प्रेशर से रूट हेयर कैन नॉट एब्जॉर्ब मिनरल्स, और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रेशर से मिनरल्स रूट के अंदर नहीं जा पाएगा, रूट हेयर उसको नहीं ले पाएगी। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जो अनलाइक वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स के मोलिक्यूल्स कम संख्या में होते हैं। ठीक है, लेस इन नंबर। तो रूट हेयर्स क्या करती है, इसको नहीं ले जा पाती है, इसलिए रूट हेयर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से दूसरे प्रोसेस से। इस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रेशर से मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रोसेस से वो उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको बोला जाता है। ठीक है, सॉल्ट्स आर मोर हाईली कंसंट्रेटेड इन द सैप विद इन द रूट हेयर देन इन द सॉइल सॉल्यूशन। देयरफॉर वाटर passes from the soil into the cell by the process of osmosis. Dissolved minerals in the form of iron, जो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं सॉइल के अंदर, वो आयंस के फॉर्म में होते हैं। इसलिए सॉइल सॉल्यूशन सेल मेम्ब्रेन्स और सेल के अंदर
जो होती है सेल के अंदर, और सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से वो फिर मिनरल आयंस के फॉर्म में होकर वो अंदर तक जाते हैं, मतलब उसकी हेल्प से वो पहुंचते हैं प्लांट्स के अंदर। जब वाटर और मिनरल सॉल्ट्स सेल के अंदर एंटर कर लेते हैं तो वो क्या होती है, पहले वो फूल जाती है, स्वेल हो जाएगी, और फिर वो टर्गिड हो जाएगी। टर्गिड मतलब थोड़ी सी सख्त सी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से लोअर सेल हाई की तरफ जाती है, और इस तरीके से फिर जब पहले वाले के पास आई वो थोड़ी स्वेल हो गई, टर्गिड हो गई, फिर नेक्स्ट में अंदर फिर उस पर प्रेशर पड़ा, वो प्रेशर से फिर थोड़ी ढीली हुई, अंदर तरफ गया वो। तो एक सेल से फिर दूसरी सेल के पास इस तरीके से होता हुआ वाटर मिनरल्स इस तरीके से ऊपर तक पार्ट्स तक पहुंचता चला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से जब वाटर और मिनरल सॉल्ट ऊपर की तरफ, लीव के ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, तो अपवर्ड मूवमेंट, इस सैप का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, सैप का मतलब होता है रस, यानी कि जो चीज वो लिक्विड फॉर्म में जो जा रही है ना, तो अपवर्ड मूवमेंट जब ये होता है तो दैट कंटेन वाटर मिनरल्स, तब इसको कहा जाता है असेंट ऑफ सैप। जब वाटर मिनरल्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसे बोला जाता है असेंट ऑफ सैप, यानी कि हिंदी में बोला जाता है रसारोहण वैसे, ठीक है, यानी कि रस का आरोहण, यानी कि सैप का ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता। अब ये तो क्लियर हुआ कि हमारा वाटर और मिनरल सॉल्ट्स किस तरीके से जाते हैं ऊपर। अब हमारा आता है फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, जो लीव्स में तैयार होता है, ठीक है। तो द कार्बोहाइड्रेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू फ्लोएम। तो जो खाना लीव तैयार कर देती है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, तो वो खाना अब फ्लोएम के हेल्प से जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मूवमेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में होता है, इसको ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। और इसका भी फ्लोएम का भी एक नेटवर्क होता है, फ्लोएम ट्यूब्स का भी एक नेटवर्क होता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर। ये ट्यूब्स क्या कहलाई जाती हैं, इन्हें सीड ट्यूब्स इनको बोला जाता है। और इन ट्यूब्स की हेल्प से ही कार्बोहाइड्रेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि सभी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है। आगे आता है हमारा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स रिलीज करता है वाटर इनसाइड देम इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर या मॉइस्चर की फॉर्म में अंदर से जब वाटर रिलीज करता है, मतलब प्लांट के अंदर से वाटर जब रिलीज होता है उसको ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। तो प्लांट्स के पार्ट लाइक स्टेम, स्मॉल पोर्स ऑन लीव्स एंड फ्लावर्स इवेपोरेट द वाटर टू द एटमॉस्फेयर। तो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि स्टेम हुआ, स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीव्स पर, जिसे स्टोमेटा बोलते हैं, वो हुए, फ्लावर्स हुए, वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन कैसा प्रोसेस है जिसमें वाटर इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर में, है ना, कहाँ से, प्लांट्स लीव से और प्लांट्स के अदर पार्ट से, यानी कि प्लांट्स और प्लांट्स के अदर पार्ट से जब वाटर वेपर के फॉर्म में कहाँ पर आता है, एटमॉस्फेयर में आ जाता है, मतलब वेपर के फॉर्म में जब एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो उसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। सम अमाउंट ऑफ वाटर का कुछ अमाउंट कंज्यूम्ड हो जाता है, रूट्स में रह जाता है, और जितना मतलब जरूरत होती है रूट्स को उतना कंज्यूम कर लेती है, और जो बाकी बचा हुआ होता है वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ट्रांसपिरेशन में देखिए, ट्रांसपिरेशन लो प्रेशर क्रिएट करता है इन अपर पोर्शन में प्लांट्स के, जिससे कि वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऊपर की तरफ वो जाते हैं। तो ऊपर की तरफ से निकलेगा तभी तो नीचे से फिर ऊपर जाएगा, जब ऊपर का पोर्शन खाली होगा तभी नीचे से ऊपर जाएगा, है ना। तो जब ऊपर से जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, तभी नीचे से वाटर मिनरल्स ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गिडी एंड दस हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इस तरीके से टर्गिडी मेंटेन हो जाती है, मतलब टर्गिडी मेंटेन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और इससे क्या होता है, फिर प्लांट्स की ग्रोथ में इन्हें हेल्प मिलती है। कूलिंग इफेक्ट भी, प्लांट पर कूलिंग इफेक्ट भी डलता है, और जो प्लांट्स का टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, है ना। तो व्हेन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के जब रेट कम हो जाता है, ट्रांसपिरेशन की रेट जितनी होनी चाहिए, अगर उससे एब्जॉर्प्शन कम होता है प्लांट की लीव्स में, तो ड्रॉप डाउन एंड स्टार्ट विल्टिंग, मतलब जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे अगर कम हो रहा है तो उससे क्या होता है, प्लांट्स विल्टिंग हो जाता है, मतलब प्लांट्स मुरझाना शुरू होता है, पत्तियां झड़ने लगती हैं, ठीक है।
तो टेम्परेरी विल्टिंग ऑक्यूर्स इन द आफ्टरनून। जो टेम्परेरी विल्टिंग होती है, टेम्परेरी मतलब थोड़े समय के लिए हुआ फिर नॉर्मल हो जाना, उसको बोलते हैं टेम्परेरी विल्टिंग। तो टेम्परेरी विल्टिंग अगर आफ्टरनून में होती है तब ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब दोपहर में विल्टिंग अगर हो रही है तो वो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की रेट बहुत ज़्यादा है। और अगर प्लांट्स रिकवर कर रहा है उसको शाम में, जब ट्रांसपोर्टेशन की जो रेट है यानी कि कम है, बहुत ज़्यादा है तो यानी कि पेड़ मुरझा रहा है, और अगर फिर कम है तो यानी कि पेड़ फिर से वापस से अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो परमानेंट विल्टिंग में लेकिन क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग में जो सोयल होता है उसके अंदर वाटर की डेफिशिएंट हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है। परमानेंट में जब वाटर की कमी इसके अंदर हो जाएगी तो प्लांट्स मर जाएंगे। और सोयल जब तक कि अगर पहले ही सिम्टम्स पता चल जाते हैं कि यहाँ पर प्लांट बिल्डिंग होने वाला है तो उसको पहले अगर रिकवर कर दिया जाए तो वो प्लांट बच जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये तो हमें पता चला कि प्लांट्स जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम के हेल्प से वाटर, फूड और मिनरल्स जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हम खाना खाते हैं, ह्यूमन बींग्स जो खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी के एक एक पार्ट के पास कैसे पहुंचता है, तो इसको में देखते हैं। ब्लड कहाँ पर फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के दूसरे पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आर्टरीज और वेन्स, दो ब्लड वेसल्स के दो टाइप होते हैं। आर्टरीज का काम है ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट से लेकर जाना। ठीक है, और ऑक्सीडेफिशिएंट यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेन्स की हेल्प से, किसको, हार्ट से लेकर ऑल पार्ट्स के पास फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मेन ऑर्गन क्या होता है, ब्लड को पंप करना होता है बॉडी। तो मेन ऑर्गन कौन है, हार्ट है, क्योंकि हार्ट ही ब्लड को पंप करता है, यानी कि अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला भी लाया जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लाया जा रहा है, तो दोनों ही हार्ट के अंदर आ रहे हैं, तो पंप वो करता है हार्ट। तो इसका पंपिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो पंप हो सकता है। अब क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग में फिर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ब्लड का पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना, है ना, चाहे वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हो चाहे वो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड हो। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें होते हैं, इसके हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और ब्लड, ये सब ऑर्गन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि स्क्वर्ट्स आउट ब्लड, जो कि ब्लड को बाहर भेजता है। ठीक है, तो हार्ट डज दिस विथ सो मच प्रेशर दैट इट इज कैपेबल ऑफ स्क्वाटिंग ब्लड अप टू 9 मीटर हाइट। हार्ट के अंदर इतना प्रेशर हार्ट डाल सकता है कि ब्लड को स्क्वाट करने के कैपेबल है वो, यानी कि ब्लड को बाहर तक भेज सकता है। कितनी ऊंचाई तक, 9 मीटर हाइट तक, 9 मीटर ऊंचे तक हार्ट ब्लड को पंप कर सकता है। और ये कभी भी नहीं रुकता है और ये लगातार बीट करता रहता है, इसलिए जिससे कि ब्लड बॉडी के सारे पार्ट्स को ट्रेवल हो सके। आपका ब्लड ट्रेवल करता है इन ब्लड वेसल्स के, जो आपका ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के जरिए ट्रेवल करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, डाइजेस्टेड फूड को भी, हार्मोन्स को भी, और यहाँ तक कि वेस्ट प्रोडक्ट को भी ब्लड ट्रेवल करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये एक अमेजिंग ही है कि किस तरीके से ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और हार्ट और ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क होता है किस तरीके से ये काम करता है ब्लड को इधर से उधर ले जाने में। तो सबसे पहले हम इसके नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड कैसा होता है, ब्लड इज रेड स्टिकी फ्लूइड, लाल रंग का चिपचिपा तो लिक्विड सी फॉर्म में फ्लूइड जैसा ब्लड होता है। एडल्ट मैन में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर जो एडल्ट होता है उसके अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये फ्लूइड पोर्शन प्लाज्मा होता है, इसके अंदर 3 टाइप के कॉर्पसेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। यानी कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज होती है, एक तो प्लाज्मा होता है और 3 तरीके की कॉर्पसेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ये 3 चीज इसके अंदर, तीन
तीन तो कॉर्पसलेस हो गई और एक हो गया प्लाज्मा का पोर्शन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा ये लाइट येलो फ्लूइड होता है, 90 से 92% वाटर का 90 से 92% होता है, और 6 to 9% होती है इसके अंदर प्रोटीन, और 1% होता है इसके अंदर डिजोल्व सब्सटेंसेस। प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है प्लाज्मा, और बॉडी को डिजीज होने से बचाता है। ब्लड क्लॉटिंग होती है जब कहीं चोट लग जाती है तो ब्लड बहने लगता है, तो उस ब्लड जमने को ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट है हमारा आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होती हैं, और इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स भी इसको बोलते हैं। ये डिस्क शेप की होती हैं, जो कि बोन मैरो के अंदर बनती हैं। बोन मैरो क्या होती है? जैसे कि ये हमारी हड्डी होती है, तो उसके अंदर एक होलो होता है, मैरो होती है, तो इसके अंदर आरबीसी बनती है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर नहीं होता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या होता है उसके अंदर? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है हीमोग्लोबिन? ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स के पास पहुंचता है और टिश्यूज के पास पहुंचता है, तब ये फिर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि पहले जैसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, और फिर ये वापस से जब ये पहुंचता है दूसरे के पास, जब ये पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन वापस से ये दोनों फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आगे है इसमें द सेल्स यूज दिस ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ये जो ऑक्सीजन है, अब इसका यूज किया जाता है फूड के ऑक्सीडेशन में, और हीमोग्लोबिन वापस से फिर और ऑक्सीजन लेने के लिए फिर वो हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो जाता है। अब हमारा आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। ये जनरली रेड ब्लड सेल्स से बड़ी होती हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस क्लियरली दिखाई देता है। ये बोन में, ये भी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है, यानी कि वहीं पर ही बनती है, और इसके बहुत सारे काम होते हैं बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी के। सर्टेन व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड, कुछ ऐसी व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं जिनको लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है, और ये इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत हेल्प करती है। इम्यूनिटी सिस्टम होता है रोगों से लड़ने की, जब डिजीज हो जाती है तो उनसे फाइट करने की जो पावर होती है वो इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम में डब्ल्यूबीसी बहुत हेल्प करती है। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, 300,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है ब्लड के। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड प्लग। ये सॉलिड प्लग बनाती है, जिसको क्लॉट बोला जाता है। इंजरी में और ब्लड के लॉस होने में ये प्रिवेंट करती हैं। प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में ये प्लेट्स ही बनती हैं, और तभी वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग होती है। यानी कि इंजरी हो, जब चोट वगैरह लग जाती है, तब वहाँ पर प्लेटलेट्स हेल्प करती है। ठीक है, अब हमारा आता है हार्ट, द पंपिंग स्टेशन। हार्ट को पंपिंग स्टेशन क्यों कहा गया? क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है, स्क्वाट आउट करता है ना, तो इसको इसलिए पंपिंग स्टेशन इसको बोला गया है। तो इसमें देखिए द हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन्स है जो कि चेस्ट में लोकेटेड है, चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, और लंग्स के थोड़ा बीच में ये लोकेटेड है। ये स्लाइडली थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड की तरफ है, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं है ये, है ना। और ये इसके चारों तरफ इसके पेरिकार्डियम से एनवलप रहता है, उसके अंदर फ्लूइड रहता है, जिससे कि कोई प्रेशर दबाव पड़े तो फ्लूइड से उसको नुकसान ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स इसके अंदर होते हैं। 2 चैम्बर्स ऊपर की तरफ होते हैं जिन्हें आर्टरिया बोला जाता है। ऊपर वाले ये दोनों चैम्बर ये आर्टरिया हैं, है ना। ये राइट आर्टरिया है और ये लेफ्ट आर्टरिया। और नीचे के 2 चैम्बर हैं, नीचे के भी 2 चैम्बर होते हैं, उसको वेंट्रिकल बोला जाता है। इधर वाला लेफ्ट वाला है और इधर वाला राइट वेंट्रिकल है। तो इस तरीके से इसमें 4 चैम्बर्स इसके अंदर होते हैं। दूसरे एनिमल्स का जो हार्ट होता है, उसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो काम होता है वो ह्यूमन से बिल्कुल अलग होता है। कुछ केसेस में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एडवांस्ड होता है दूसरे एनिमल्स से, जैसे कि इंसेक्ट्स, मोलस्का में ऐसा होता है, मोर एडवांस्ड होता है वहाँ उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब हम
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो तरीके के होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर मोस्टली ओपन वाला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ थिन ब्लड ट्यूब्स ऑल अराउंड आवर बॉडी। ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसा नेटवर्क होता है जो थिन ब्लड ट्यूब्स की बनी, थिन ब्लड ट्यूब्स होती हैं। ये मस्कुलर ट्यूब्स को क्या बोला जाता है? ब्लड वेसल्स बोला जाता है। पूरी बॉडी के अंदर इसका एक नेटवर्क होता है। 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करती है। फर्स्ट है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या काम करती है? आर्टरीज एक ब्लड वेसल्स होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से, जो कि बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को हार्ट से क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करती है। और ये थिक होती है, मतलब आर्टरीज कैसी होती है? थोड़ी मोटी होती हैं, जबकि वेन मोटी नहीं होती हैं, इलास्टिक होती हैं और छोटे छोटे ब्लड के नेटवर्क में वो डिवाइडेड होती हैं, ब्लड वेसल्स में वो डिवाइडेड होती है, जिसको कैपिलरीज बोला जाता है ना। तो ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज द पल्मोनरी आर्टरीज। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर, क्योंकि बाकी सब यही काम करती हैं आर्टरीज, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी होती है जो कि डीऑक्सीडेंट ब्लड लाती है लंग्स को। ठीक है। वेन्स कैसी होती हैं? ये भी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड्स लाती हैं हार्ट के पास, है ना। कहाँ से लाती है हार्ट के पास? डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड बॉडी के वेरियस पार्ट्स, बॉडी के सारे पार्ट से इकट्ठा करके और किसके पास लेकर जाती है? हार्ट के पास वो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ये थोड़ी पतली होती है कंपेरिजन टू आर्टरी, और ये इलास्टिक होती है। आर प्रेजेंट क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन के सरफेस के जैसे स्किन है यहाँ पे, थोड़ा सा इसके स्किन के पास में ये होती हैं। However, pulmonary or umbilical veins are the only veins that carry। सिर्फ pulmonary veins जो होती हैं, मतलब सारी वेन्स वैसे यही काम करती है, लेकिन एक पल्मोनरी वेन्स है वो क्या काम करती है? सिर्फ वो ऐसा होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। ठीक है, मतलब आर्टरीज और वेन जो होती हैं ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर जाती हैं, लेकिन एक ऐसी इनमें पल्मोनरी है जो कि एक्सेप्शन में काम करती है। कैपिलरीज क्या होती है? बहुत ही थिन ट्यूब्स होती हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स के बीच का काम करती हैं, और मटेरियल्स ब्लड और टिश्यू के सेल जो ब्लड के बीच में मतलब एक्सचेंज करती है मटेरियल्स को, है ना। ब्लड और सेल्स के भी टिश्यू के टेक्स प्लेस थ्रू दीज थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। तो इनके बीच में जो मटेरियल्स होता है उनको ट्रांसपोर्ट वगैरह काम करती है, तो ये इसके लिए क्या काम करती है? कैपिलरीज इसमें हेल्प करती है। रोल ऑफ द लिवर एंड किडनीज। किडनी और लिवर का क्या रोल होता है? तो लीवर क्या काम करता है? रिसीव करता है ब्लड थ्रू द हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी क्या होती है? एक आउटर की एक छोटी सी ब्रांच होती है, हिपेटिक आर्टरी उसको बोला जाता है। हिपेटिक आर्टरी के हेल्प से ब्लड को सप्लाई करता है, अपने इस लीवर को रिसीव करता है। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई हुआ है उसको रिसीव करता है। तो ब्लड इंटेस्टाइन से जो ब्लड होता है वो लीवर को लाया जाता है, वेयर एक्सेस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इज कन्वर्टेड इनटू सुटेबल फॉर्म्स फॉर स्टोरेज, जहां पर उसको न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर लिया जाता है सुटेबल स्टोरेज में। ब्लड वेसल्स लाई जाती हैं, कैरीज द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन से ब्लड लाया जाता है ब्लड वेसल्स के हेल्प से लीवर से, और उसको बोला जाता है हिपेटिक वेन। तो लीवर से ब्लड लाया जाता है हिपेटिक वेन के जरिए, जो कि इंफीरियर वेना कावा से फिर ज्वाइन होता है। रीनल आर्टरीज कहाँ से? राइजिंग फ्रॉम द डोर्सल आउटर सप्लाई द किडनीज। तो रीनल आर्टरीज डोर्सल आउटर किडनी को सप्लाई करती है, और रीनल वेन्स क्या करती हैं? ज्वाइन करती है इंफीरियर वेना कावा, जिससे कि कैरी किया जाता है ब्लड को, कहाँ से? किडनी से दूर उसको कैरी किया जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखिए, ब्लड हमारी बॉडी में बनता है, एक नेचुरल प्रोसेस से वो बनता है। साइंटिस्ट ने
ट्राई किया है इसको ऐसे सुटेबल सब्स्टिट्यूट ब्लड के, जिससे कि ये पता चले, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाए कि ब्लड बनता कैसे है। इसलिए ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। अभी तक भी हमें नहीं पता चल पाया है कि ब्लड बनता किस तरीके से है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, कोई इंजरीज हो जाती है, कोई ब्लड का बहुत सारा अमाउंट लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से, तब वो बेहोश हो जाता है। और ऐसे केसेस में डिजीज के ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि एनीमिया होता है, प्यूपल इसमें ब्लड की कमी हो जाती है ऐसी बीमारियों में, तब ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो 40% से ज़्यादा अगर लॉस हो जाता है तो वो इंसान जिसके अंदर इतना लॉस हो जाता है वो फैटल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ऐसे केस में जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड किया जाता है किसी हेल्दी पर्सन से। ब्लड ट्रांसफर्ड होता है पेशेंट की वेन्स के जरिए, क्योंकि वेन्स स्किन के ज़्यादा पास होती हैं, तो इस प्रोसेस को ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कहा जाता है। जब एक हेल्दी पर्सन से एक डिजीज वाले पर्सन को ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको ट्रांसलोकेटेड ऑफ ब्लड बोला जाता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड उसको बोला जाता है। वो पर्सन जो प्रोवाइड करता है ब्लड को, यानी कि सपोज मैं ब्लड ले रही हूँ तो मुझे कहा जाएगा रेसिपिएंट, और जो दे रहा है, मान लीजिए मैं अगर किसी को देती हूँ ब्लड तो मैं कही जाऊंगी डोनर, यानी कि लेने वाला रिसीवर, देने वाला डोनर कहा जाता है। बट यू शुड रिमेंबर द डिफरेंट पर्सन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी को भी अपना ब्लड दे सकती हूँ या कोई भी किसी को अपना ब्लड दे सकता है, ऐसा नहीं होता। हर किसी का अपना ग्रुप होता है। ये 4 ग्रुप होते हैं ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, 4 तरीके के ये ग्रुप होते हैं। और जिसका ब्लड मैच करता है ग्रुप से वही उसको ब्लड दे सकता है। अगर हम किसी को दूसरा ब्लड ग्रुप अगर हमने चढ़ा दिया, दूसरा ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे दिया, तो उससे जो पेशेंट है वो मर भी सकता है, मर सकता है नहीं, मर जाएगा, है ना, उसके अंदर दिक्कत बन जाएगी। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है अब, तो ग्रेट इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 के बीच में सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था ब्लड सर्कुलेट्स को बॉडी में, कि ब्लड वेसल्स के अंदर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट्स होता है। लेकिन उसकी डिस्कवरी को एक्सेप्टेड नहीं किया गया था, ज़्यादा डॉक्टर्स ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था कि नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने ये बोला। लेकिन कुछ साल के बाद जब उनकी डेथ हो गई विलियम हार्वे की, तब ये प्रूव हो गया कि ब्लड सर्कुलेट्स हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स से ही जो है वो थ्रो होता है, उससे ही वो गुजरता है, जाता है। तो इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन के हमारी बॉडी में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, दूसरा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है ना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। लेकिन कौन कलेक्ट करता है, उसको वेन्स कलेक्ट करती है। तो ये ब्लड फिर राइट ऑरिकल को भेजा जाता है, तब ट्रांसफर किया जाता है फिर राइट वेंट्रिकल को, मतलब ओरिकल से फिर वेंट्रिकल को ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओरिकल ऊपर वाला होता है और वेंट्रिकल नीचे वाला होता है। 4 चैम्बर मैंने बताए थे आपको, है ना। और फिर ये पंप किया जाता है राइट पल्मोनरी आर्टरी से, जिससे कि ब्लड लंग्स को फिर वो ब्लड ले जाया जाता है। तो लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, और इस तरीके से पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट ओरिकल में वो ब्लड जाता है ना। तो यानी कि यहाँ से इस तरीके से ये घूमकर वापस से फिर इधर की तरफ आता है। इस तरीके से ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है रेड वाला, और ये ब्लू डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है। नेक्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट ओरिकल से लिया जाता है। ये लेफ्ट ओरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर पास होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और तब इसको बॉडी के ऑल पार्ट्स में तब इसको पंप किया जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई करी जाती है, और दूसरे मटेरियल्स फिर उसको सप्लाई करे जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का इस तरीके से जितनी रिक्वायर्ड हमें होती है उस तरीके से हमें वो रिक्वायर्ड अमाउंट मिल जाती है ऑक्सीजन की, है ना। पल्सेस रेट एंड हार्ट बीट। पल्स रेट आपने देखा होगा कि कितनी पल्स रेट है, क्या हमारी हार्ट बीट है, ये आपने सुना है। तो अब देखते हैं पल्स रेट क्या होती है, हमारी हार्ट रेट ही होती है, यानी कि कितनी बार हमारी हार्ट बीट्स, 1 मिनट में कितनी बार हमारी हार्ट बीट्स हो रही है, तो उसको काउंट करना ही उसको कितनी बार वो हो रही है, या हार्ट रेट क्या है हमारी, वो हमारी पल्स होती है। तो पल्स रेट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक पर्सन के अंदर अलग अलग होती है। योर पल्स इज लोअर व्हेन यू आर
एट रेस्ट, जब आप रेस्ट की कंडीशन में, कोई भी बॉडी या कोई भी पर्सन रेस्ट की कंडीशन में, तब पल्स हमारी लो होंगी। और वो बढ़ी हुई कब होंगी? जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करेंगे या कोई हैवी वर्क अगर हम करते हैं तब पल्स रेट बढ़ जाती है। तो नोइंग हाउ टू टेक योर पल्स कैन हेल्प यू इवैल्यूएट योर एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम से हम इवेल्यूएट कर सकते हैं कि हमारी पल्स रेट क्या है। इट कैन बी फेल्ड बाय प्लेसिंग द इंडेक्स फिंगर ऑन आवर राइट हैंड ऑफ द इनर साइड ऑफ आवर लेफ्ट रिस्ट। लेफ्ट हैंड में जो हमारे इस तरह की तरफ ये होता है, इधर की तरफ अगर हम इस अपने फिंगर से इसको दबाएं, इंडेक्स फिंगर से हल्का सा दबाएं, तो वहां से हम अपनी पल्स को काउंट कर सकते हैं। एक्चुअल में व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द आर्टरीज, वास्तव में वैसे रियल में होता क्या है, जब आर्टरीज गुजरती है एक ग्रेट फोर्स तब लगता है ऑरिकल से वेंट्रिकल्स को ऑरिकल से एक ग्रेट प्रेशर जब लगता है तब ये ऐसी पंप की आवाज आती है। तो वही पंप जो है काउंट करा जाता है, वही पल्सेस होती हैं। बट आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ब्लड फ्लोज फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द आर्टरीज। नॉर्मली हार्ट बीट्स कितनी होती है? 72 टाइम्स होती है एक मिनट में। एक मिनट में हार्ट बीट्स 72 टाइम्स होती हैं। बट द हार्ट ऑफ ए न्यूली बॉर्न, जो छोटा बच्चा होता है, जब भी पैदा होता है, उसकी हार्ट बीट्स 130 से 140 टाइम्स होती है एक मिनट में, बहुत ज़्यादा होती है। चाइल्ड इज हार्ट नॉर्मली बीट्स, वैसे तो नॉर्मली जो चाइल्ड की जो हार्ट बीट होती है वो 90 से 100 टाइम्स होती है एक मिनट में। ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम इन अनदर एनिमल्स। ये तो हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं अदर एनिमल्स में कैसे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हम अमीबा का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन से सेल मेम्ब्रेन से अक्रॉस होकर डिफ्यूजन से हेल्प, सिंपल डिफ्यूजन के हेल्प से उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। उसमें कोई अलग से कोई ऐसे ऑर्गन नहीं है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द सेल सब्सटेंस कॉल्ड साइक्लोसिस। तो जो सेल सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट इस तरीके का होता है उसको बोलते हैं साइक्लोसिस। और ये लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स को भी सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाने में सफिशिएंट होता है। स्मॉल और सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि स्पॉन्जेस हुए, जेलीफिश हुई, हाइड्रा हुए, इनके अंदर वाटर सर्कुलेट्स होता है। उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चैनल होते हैं जिसकी वजह से वाटर सर्कुलेट होता है। सेल इन कांटेक्ट विद द वाटर टेक अप फूड एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम इट। तो इसमें से फूड से वाटर के साथ साथ फूड ले लिया जाता है और ऑक्सीजन भी इससे डायरेक्टली ले ली जाती है, अलग से कुछ नहीं होता ऐसा प्रोसेस। अर्थवर्म के अंदर बहुत ही डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अंदर पूरी तरीके से ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जिसमें बॉडी की लगभग सारी सेल्स इसमें कॉन्टेक्ट में आती है। तो ब्लड भी इन ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि अर्थवर्म्स है मेनली वाटर के साथ इसमें डिजोल्व होते हैं इसके सब्सटेंसेस, और एक पिगमेंट भी होता है जिसे हीमोग्लोबिन बोला जाता है, तो जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, सेम ऐसे ही इसके अंदर भी हीमोग्लोबिन होता है। वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को भी और न्यूट्रिएंट्स को भी, सेम इसी तरीके से। तो इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स में अगर कॉकरोच होता है, आंट, ग्रासशॉपर जो होते हैं, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है। इसके अंदर कोई ब्लड फ्लो, ऐसे ब्लड वेसल्स इसके अंदर नहीं होती हैं। ब्लड फ्लोज ओपन स्पेस में, मतलब खुले में ही ऐसा इसके अंदर फ्लो होता है ब्लड, है ना। कोई ब्लड वेसल्स इसके अंदर नहीं होती है। तो ब्लड पंप होता है, बहुत सारे चैम्बर, मैनी चैम्बर्ड हार्ट। ब्लड के पास बहुत सारे चैम्बर्ड होते हैं, आई थिंक 13 इसके अंदर होते हैं कॉकरोच के अंदर। तो क्लोज्ड वेसल्स इसके अंदर होती है। आउटर ओनली इट्स सर्कुलेशन, इसके सर्कुलेशन का एक पार्ट केवल आउटा का होता है और वेसल्स क्लोज्ड होती हैं। इट फ्लोज थ्रू द बॉडी कैविटी, और ये बॉडी कैविटी के में सारे में ये घूमता है। दे डोंट हैव, इनके अंदर कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है फ्लड सर्कुलेशन में, और इसका जो सर्कुलेशन फ्लूइड होता है उसको हीमोलिम्फ बोला जाता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसके अंदर हीमोलिम्फ होता है, और इसी वजह से इनका ब्लड रेड नहीं होता। जिस किसी के भी अंदर हीमोग्लोबिन होगा उसका ब्लड रेड कलर का होगा, और जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है उसका ब्लड रेड कलर का नहीं होगा। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से पिगमेंट्स इसके अंदर होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब्स के हेल्प से। और जो बड़े बड़े एनिमल्स, वो हायर एनिमल्स होते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाले मल्टीसेल्युलर जो होते हैं, उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है, ह्यूमन बीइंग्स के तरीके से उनका डेवलप्ड होता है। जैसे कि फ्रॉग, लिजर्ड,
फिश और बर्ड्स, इनके अंदर जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक उसी तरीके से इनके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब लंग्स, हार्ट, ये सब इनके अंदर भी होते हैं, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स वगैरह ये सब इनके अंदर होते हैं। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।